मैं इस बात को इस बार कह रहा हूँ कि इतनी मुश्किल, जो कि कल एक न्यूज़ चली थी कि आईटीओ पे धारा 144 लगी है, और ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव हुआ। उसका रीज़न है कि जिन साथियों ने, मुझे सुबह कम से कम 20 से 25 कॉल आए साथियों के कि 144 लगी है, कैसे आए, हम गाड़ी से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा भ्रमित हो गए थोड़ा, ठीक है। पर जो साथी पहुँचे हैं ना, मैं उनको देख के बहुत खुश हूँ। हमने 160 लोगों को इनविटेशन भेजा था इस मीटिंग के लिए, और जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मीटिंग नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग है। ये क्या है ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इसके बारे में। जरा अगली स्लाइड पे लेके जाइए। इनके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, मैं इनको नमन करता हूँ, आप लोग सभी जानते हैं। मैं इस लाइव न्यूज़ के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊँ, ये ऑलरेडी इतने हैं कि एक स्टार की तरह पूरे दुनिया को रोशनी देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सूची है जिसमें हम डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। आज हम इन मुद्दों पे बात कर लेंगे। मुद्दे तो नहीं कहूँगा, पर ये कहूँगा कि ये संगठन, ये मंच किस डायरेक्शन में जाएगा, ये हम आपको थोड़ा सा लिखित रूप में बता रहे हैं। मैं क्यों इस लिखित रूप के बाद आपके सामने रखता हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि आपको याद होगा कि रामलीला मैदान में 1 से 1.5 लाख लोगों को जब हम सब लोगों ने मिलकर वहाँ पहुँचाया, तो उस ऊर्जा को समेटने में, मैं इसको ये नहीं बोलता कि ये गलत है सही है, पर उस ऊर्जा को समेटने में कहीं ना कहीं हम नाकाम हो गए। और मैं ये नहीं कहता कि वो ऊर्जा ऐसे नहीं है कि हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। पिछले 6 महीने से हम इस संगठन में काम कर रहे हैं और हमने इसको एक स्ट्रक्चर वे में लाने के लिए काम किया है, तो हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से ला रहे हैं। ये 12-15 पेज की स्लाइड है जो मैं आपको डिटेल डिस्कशन दे दूंगा। मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलूँगा, मैं क्योंकि जो बात निशान भाई ने कहा है कि हम लिखित रूप से देंगे, लिखित रूप से ही बोलेंगे तो वो ज़्यादा सक्षम होता है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में जो हमारे 7 मुद्दे थे, 7 मुद्दों से लेकर एकेडमी का बनना या उत्तरायणी के लिए फंड देना दिल्ली सरकार ने ये स्टार्ट कर दिया। मैं इसको मानता हूं कि पूर्ण रूप से ये इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं है, पर हमने ड्राफ्ट कॉपी तैयार कर रहे हैं। वो ड्राफ्ट कॉपी उत्तरायणी का सिलेक्शन कैसे हो, उत्तरायणी को फंड कैसे दिया जाए, ड्राफ्ट कॉपी हम तैयार कर रहे हैं जो दिल्ली सरकार के ये उत्तराखंड एकेडमी को हम देंगे, ताकि वो ये उत्तराखंड समाज के सुझाव को एक्सेप्ट करके हमारी एकेडमी को उस अनुसार चलाएं। तो ये 2 मुद्दे जो जिसमें हमें सफलता मिली है, और 7 मुद्दों से, तो पिछली बार जब हम लोगो यूज करते थे वो उत्तराखंड एकता मंच दिल्ली होता था, और जैसे कि 12 मार्च को हमने एक कोर कमेटी की मीटिंग करी जिसमें 42 लोगों को हमने चिन्हित करके वहां पे बुलाया। वैसे तो 47 बुलाया था, 42 लोग वहां पहुंचे थे। तो उनके सामने हमने ये बात भी रखी थी कि आगे से हम इसका लोगो क्या रखेंगे। तो मैं चाहूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। आगे से हमारा जो लोगो होगा एकजुट एक फुट का, जो इस मंच का, वो ये होगा, ठीक है जी। ये इस वजह से ये लोगो हमने लिया है क्योंकि अब जो काम होगा वो नेशनल लेवल पे काम होगा, ठीक है। कोई एनसीआर दिल्ली में सिमट के हम नहीं रहेंगे। हालांकि पहले भी हमने उत्तराखंड में भी काम किया है, हर जगह काम किया है, पर लोगों को ये दिखा कि शायद दिल्ली तक ही सीमित है। अब हम इसको पूरा नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। उत्तराखंड का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो आप सब जानते हैं कि जंतर मंतर से स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2014 को। आपको याद होगा कि एकजुट एक फुट समाज ही था जिन्होंने किरण नेगी के मैटर को पूरी दिल्ली में फैलाया था, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए द्वारका कोर्ट में भी जाते थे। तो वो जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था कि ताकि उस न्यूज को सारे चैनलों ने कवर किया था। मैं एक पॉइंट कह के इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद भी किरण नेगी को न्याय मिला नहीं मिला, मैं इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, पर आपने जो देखा है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ठीक है। 6 से 7 साल इस संगठन को हो चुका है।
एक संगठन को चलाने के लिए मैं पहले कह चुका हूं इस बात को कि रामलीला मैदान में जब हम लोग इतना बड़ा आंदोलन किए तो उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। देश संविधान से चलता है, संगठन भी संविधान से चलना चाहिए था। ये हम गलती कर गए उस टाइम पे। और अभी हम 6 साथियों ने मिलके इस 16 पेज के संविधान का एक गठित किया है पूरा। मैंने कुछ हेडलाइन, आपको हेडलाइंस देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा उसमें डिटेल्स क्या कि संगठन कैसे बनेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे हम संगठन को कहाँ लेके जाएंगे, क्या उसके मुद्दे होंगे, पूरा इस एक संविधान के। इसको हम सार्वजनिक कर देंगे जब हमारा उत्तराखंड एकता मंच .org साइट लॉन्च होगा। उस साइट में हम इसको सार्वजनिक कर देंगे। मैं अभी भी हमारे शेखर फुलारा एक भाई हैं, उन्होंने बोला एक दिल्ली के कुछ प्रोफेसरों के साथ वो मीटिंग करेगा, उनसे मैं इनको रिव्यू करवाना चाहता हूँ इस ड्राफ्ट कॉपी। रीजन ये कि जब संगठन ऐसा तो है नहीं कि हम लोग आज बनाएंगे कल खत्म हो जाएगा। ये संगठन निरंतर चलना चाहिए, मैं हूँ या ना हूँ, आप में से कोई हो या ना हो। ये संगठन, आप ये सोचिए कि इस संगठन के पीछे लोग चलेंगे, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे लोग नहीं चलेंगे। इस बात को आप समझें। इसी वजह से हमने इस संविधान का एक ड्राफ्ट कॉपी तैयार किया है। वो ड्राफ्ट कॉपी आप लोगों को जल्दी दी जाएगी। उसकी कुछ मैंने डिटेल्स यहाँ पे डाली है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर संविधान की एक प्रस्तावना, एक उद्देशिका होती है। तो मैं चाहूंगा महेंद्र भाई इसको पढ़ के थोड़ा सा डिटेल्स में बता देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से दिखेगा नहीं। तो मैं चाहूंगा महेंद्र भाई वो प्रस्तावना को आपको पढ़ के बता दें। हम उस प्रस्तावना को ताली बजा के ध्वनि मत से उसको सहमत कर देंगे। मैं चाहता हूँ महेंद्र भाई आप उसको नेक्स्ट स्लाइड कर लिए, उसको पढ़ लीजिए। ये हमारी प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना में हमने ठोस लेवल जो कुछ बातें इसमें रख दी कि संगठन ये है, ऐसे है, ठीक है। आपने देख लिया कि हमने एक प्रस्तावना दी है। उस प्रस्तावना को हम ये सार्वजनिक आज या कल में सार्वजनिक कर देंगे। इस प्रस्तावना को उत्तराखंड एकता मंच की, ये पहले से लेकर अभी तक हम सबसे कहते आए हैं कि उत्तराखंड एकता मंच एक गैर राजनीतिक संगठन है। उत्तराखंड एकता मंच किसी व्यक्ति विशेष का संगठन नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। ये एक गैर राजनीतिक संगठन है जिसके, मैं इसको एक मंच कहता हूं। और मंच इसमें से कहता हूं क्योंकि तमाम मुद्दों को हम एकजुट होकर इसी मंच से उठा सकते हैं। मैं बड़ा खुश भी होता हूं कि हमारे उत्तराखंडी लोग इतने सक्षम हैं कि वो हर मोहल्ले में एक ही वार्ड में 4-4 समितियां बना लेते हैं। मतलब वो कुछ करना चाहते हैं। इस बात की मुझे हमेशा खुशी रहती है। हमने ये निर्णय लिया है कि एकजुट एक मुठ की मुहिम के द्वारा जितनी भी संस्थाएं हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी संगठन हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, हम उनको एकजुट एक मुठ के मुहिम के और मंच के साथ जोड़ देंगे। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी उत्तराखंडी है, अगर वो अपने आप को उत्तराखंड का कार्यकर्ता मानते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। कोई जरूरी नहीं है कि वो उत्तराखंड एकता मंच का कार्यकर्ता। हमने 160 लोगों को इन्विटेशन दिया है, जिसमें से आप लोग हैं। मकसद है एक ठोस संगठन बनाने का, एक ऐसा संगठन बनाने का जो विचारों के ऊपर खड़ा हो, एक ऐसा विचार जो डगमगाए नहीं, एक ऐसा विचार जो समाज के आगे, समाज के साथ मिलकर सरकारों के आगे अपनी बात रखे। ऐसा संगठन की हम बात कर रहे हैं। तो संगठन के लिए मैं एक नेक्स्ट स्लाइड के लिए हमने थोड़ा सा रूपरेखा तैयार करी है। पहले क्या होता था कि लोग आते थे, मीटिंग करते थे, घर चले जाते थे। फिर किसी ने कहीं मीटिंग बुला ली, वहां मीटिंग में चले गए, मंच पे चढ़ चढ़ के बातें कह दी, फिर घर चले गए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब तक हम किसी मीटिंग को एक नाम के साथ उद्देश्य नहीं देंगे, उसका उद्देश्य नहीं रखेंगे उस मीटिंग का, तो वो मीटिंग का कोई फायदा नहीं। हम संगठन को एक स्ट्रक्चर वे में, प्रोसेस के थ्रू चलाएंगे। मैंने कहा 12 मार्च को हमने कोर कमेटी की मीटिंग करी। उसमें मैं क्लियर बात कहता हूं, मैंने संगठन के साथ सहमति लेके पॉलिटिकल पदों पे बैठे हुए हैं। मैंने पहली बात कहा, गैर राजनीतिक संगठन का मतलब है जो किसी पार्टी का सदस्य हो सकता है, लेकिन किसी पार्टी के अंदर पद में बैठा है, वो कोर कमेटी का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है। पर हमारी संचालन समिति, ये जो आज नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग है, आपने देखा होगा इसमें 2 कमेटियां हैं।
पहली कमेटी है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी और दूसरी कमेटी है नेशनल वर्किंग कमेटी। आप देखिए कि दोनों नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का काम है जो आप लोग है, एक प्रस्ताव हम आपके सामने लाते हैं, उसको रखते हैं आप, क्योंकि आज आपने देखा होगा चाहे संविधान हो चाहे ये प्रस्तावना आप लोगों ने अप्रूव करी है, इसको फिर हम आगे डाल देंगे। तो ये जो पावर की डिसेंट्रलाइजेशन है हम लोग इस संगठन की कर रहे हैं ताकि ये पावर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास ना हो, एक संगठन के पास हो। तो ये प्रस्तावना आप ही लोगों ने आज पास करी है, हमने सिर्फ बना के लेके आए। ये मॉडिफाई भी हो सकती है अगर आप अपने इसमें विचार डालते हैं, ठीक है, और उस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम अगली मीटिंग में अप्रूव कर सकते हैं। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी और नेशनल वर्किंग कमेटी में फर्क आप समझिए। हम इसको ढांचे में लेके आ रहे हैं, इस वजह से ढांचे में लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली हमने करना क्या है, कौन क्या करेगा, कौन सा संगठन क्या करेगा, किस टाइप की कमेटी होनी चाहिए, कौन उस कमेटी के पार्ट होंगे। फिर भी इसमें व्यक्ति विशेष नहीं आ रहा है, यही तो इस कमेटी की खूबी है। तो नेशनल जो ये राष्ट्रीय संचालन समिति है जिसको आप नेशनल स्टीयरिंग कमेटी कहते हैं, इसके अंदर सिर्फ हमें मॉनिटरिंग करने के लिए, हमें का मतलब हो जाता है जो नेशनल वर्किंग कमेटी के पार्ट है या और कमेटीज हैं उसके पार्ट है, उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की गठित की गई है। तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में आज हमने 160 लोगों को बोला है, आप में 60-70 लोग अभी आप हैं। ये 150 लोगों के साथ हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं कि हमेशा इस नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के पार्ट रहेंगे। ये कैसे, क्योंकि जब हमारी साइट लॉन्च होगी साइट में हम उनके नाम डाल देंगे कि कौन कौन मेंबर नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के पार्ट है, ठीक है जी। अब अगर आज हम उनको किसी उनके सामाजिक उद्देश्यों के दौरान उनको सिलेक्ट कर रहे हैं तो कल ऐसा नहीं है कि कल उनका नाम नहीं हटेगा। मैंने पहले ही कहा कि संविधान के अंदर एक ऑप्शन, एक आर्टिकल ये भी है कि किसी व्यक्ति को नेशनल स्टीयरिंग कमेटी से निकालने के लिए, हटाने के लिए उसके ऊपर एक कमेटी होती है जो इंक्वायरी बैठा, तभी वो व्यक्ति उस कमेटी से हटेगा, इससे पहले नहीं हटेगा। तो मैं कहता हूं कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को हम इस तरह से गठित करते हैं। नेशनल वर्किंग कमेटी का पार्ट वही व्यक्ति हो सकता है, पहले बात वो व्यक्ति नॉन पॉलिटिकल हो, सदस्य हो किसी पार्टी का, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा, वो व्यक्ति कम से कम सैटरडे संडे या 1 घंटा में रोज दे सके, वो नेशनल वर्किंग कमेटी का पार्ट हो सकता है। तो इस 2 कमेटी का रूपरेखा मैंने आपके साथ रखा है। अगर आपके कोई इसमें सुझाव होंगे तो आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क करके कुछ भी कह सकते हैं, जो हम वार्तालाप करेंगे उसको डिटेल डिस्कशन के बाद हम देख लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये 2 कमेटी का हम अभी गठित कर रहे हैं और दोनों कमेटी की सूची हम अपनी साइट में डाल देंगे, ठीक है जी। थैंक यू। अगली स्लाइड। अब आता है कि हम ग्राउंड पे काम कैसे करेंगे। तो ग्राउंड में काम करने के लिए हमने 5 सब कमेटीज का गठन किया है। फिर कहता हूं कि एक व्यक्ति एक कमेटी को चला रहा है, वो व्यक्ति विशेष नहीं है, वो उस जिम्मेदारी पे बैठा हुआ है। वो जिम्मेदारी पे जब तक बैठा हुआ है, जब तक वो समाज की सेवा करता है। कल अगर वो अपने पॉलिटिकल इस पे जाना चाहता है या अपने किसी कारणवश हटना चाहता है तो एक लिखित में हमें हमारे ईमेल आईडी पे या एक लेटर हमें पोस्ट कर सकते हैं, तो उनको हम उसके कार्रवाई के अनुसार हटा सकते हैं, उनका त्याग कर। तो पहली 3 कमेटी जो हमने बनाई थी, पहली न्याय एवं सुरक्षा कमेटी। तो न्याय एवं सुरक्षा कमेटी का काम यही होगा कि जिनके साथ भी बुरा हुआ है, जैसे इस टाइम अंकिता भंडारी के साथ जो भी हुआ, उसके लिए आपने देखा होगा कि हम जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं। हमने कम से कम 22 एमपीओ से मिलने की कोशिश करी, जिसमें से हम 4 एमपीओ से मिलके आ चुके हैं, बाकी ने हमें 16-20 अप्रैल के बाद ही डेट दी है मिलने के लिए, ठीक है जी। तो न्याय एवं सुरक्षा कमेटी के अंदर जैसे ये पूरा अभी हमने बात की लता जी की टीम और साथ में निशांत रोहतान जो गाइडेंस के रूप में इसमें काम करेंगे। इस कमेटी के ये कमेटी अभी 5 लोगों से गठित है, 5 से 500 भी हो सकती है इस कमेटी की, ठीक है जी। अगली कमेटी जो हमने रखी थी आर्ट एंड कल्चर, इसका वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बहुत सीधा है कि दिल्ली में जो भी उत्तरायणियाँ होती है, हम क्या करते हैं अपने अपने जगह उत्तरायणी मना लेते हैं। मैं बड़ा दुख होता हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक ऑर्गेनाइज किया उसका नंदा देवी जात यात्रा
कि हमारे नेता आ रहे हैं कोई, तो नंदा देवी यात्रा निकाल देना, है ना। तो हम दिल्ली में ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारे देवी देवता है, वो इसलिए नहीं है कि कोई पॉलिटिकल बड़ा लीडर आ रहा है तो उसके लिए नंदा देवी की जात यात्रा निकाल दो। हम मूर्खता से इसमें काम ना करें। तो एक ऐसी कमेटी बनाई है जो लेक के थ्रू, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर से बात होगी, उनके साथ एक मीटिंग यहीं पे होने वाली है कुछ समय के बाद। वो हमें लिखित रूप में जब भी उत्तरायणी होया करेगा, हमें डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देगी। वो डिटेल्स हम हर उत्तराखंडी को पहुंचाएंगे कि हर त्यौहार को आप मना कैसे सकते हैं, उसको उसमें क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ताकि सब लोग उसको ढंग के रूप से बनाएं। तो आर्ट एंड कल्चर कमेटी का काम यही होगा, जो अपनी संस्कृति को पूरे दुनिया में फैलाए। तो उसका एक टीम बना के उसके जो रचयिता है या जो भी कह लीजिए, जो इसके ऊपर कोर काम कर रहे हैं निशांत रोहताण, वो इसको प्योरली इसको हैंडल करेंगे। अगली हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट कमेटी है संगठन की। तो संगठन के लिए हमने 17 लोकसभा के कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया है। उसमें मैं आगे चर्चा कर लेता हूँ। नीचे 2 कमेटी, एक एडवाइजरी और फंड रेजिंग कमेटी है। इसमें कुछ नामों के अभी हैं, मैं इस पे बाद में आपको डिटेल्स दे दूंगा कि कितने लोग इस पे ग्राउंड में काम करेंगे। और जो लास्ट हमारी कमेटी है पॉलिसी बिल्डिंग। मैं पॉलिसी की बात इसलिए से करता हूँ क्योंकि देखो, एक कंपनी 100 रुपए से स्टार्ट होके और 1000 करोड़ की बनती है, वो ऐसे बन जाती है बिकॉज उसके पीछे रीज़न होता है, उसकी पॉलिसीज होती है। मीटिंग जो होगी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग कमेटी की मीटिंग, ये साल में 2 बार होगी। 2 बार का मतलब है कि अगर नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग आज हुई है तो ये अगली मीटिंग नवंबर में जाके या अक्टूबर में जाके होगी, ठीक है जी, ताकि ये एक स्टैंडर्ड बना रहे सब लोगों के लिए कि इस मीटिंग में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये इंपॉर्टेंट नहीं आप लोगों के लिए, पर फिर भी हम इसको ट्रांसपेरेंसी बेसिस पे आप लोगों के आगे रख रहे हैं कि झंडे वाला में जो ऑफिस है, जो ऑफिस हमने बनाया है झंडे वाले में, वो झंडे वाले ऑफिस से हम ये ऑपरेट करते हैं कि चाहे हमारा आईटी टीम हो, एक आईटी टीम है हमारे पास, एक सोशल मीडिया की टीम है, एक जो उसका फंड कैसे मैनेज करेंगे, जैसे लता जी है, उनके जो पुत्र हैं वो एक चार्टर्ड अकाउंट है, तो वो सारा जो अकाउंट मैनेजमेंट है वो हमें हमारे लिए उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है जी, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रख सके कि हमारे पास फंड कितना आया, फंड कितना गया, खर्चा कहाँ हुआ, वो सारा आपको साइट पे मिलेगा। आप उत्तराखंड एकता मंच .org की साइट जब हम लॉन्च करेंगे उसके बाद आप देखेंगे पूरा डिटेल्स उसमें मिलेगा। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब हमारे मेंबर्स के नाम, उनके नाम और नंबर आपको वहां पे मिलेंगे, कौन किस रोल पे बैठा हुआ है। मैं पद नहीं है इसमें, पद तो कोई, ये तो क्लियर बात है उत्तराखंड एक में पद नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक जिम्मेदारी वाला रोल तो होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेटर मेरे हिसाब से कोई बुरी चीज नहीं है। कोऑर्डिनेटर वही व्यक्ति है जो कई लोग संस्थाओं के साथ, संगठनों के साथ, लोगों के साथ, टीमों के साथ या वेंडरों के साथ कोऑर्डिनेट करे, वो कोऑर्डिनेटर है। या लोकसभा में, विधानसभा में, मोहल्ला में, वार्ड में वो जो कोऑर्डिनेशन का, वो कोऑर्डिनेटर, तो हम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन, ऑफिस मैनेजमेंट, ये भी हम लोग कर रहे हैं। दिल्ली में प्रचार प्रसार के लोग हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, धन कलेक्शन के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, पर ये पूरा का पूरा मूवमेंट उत्तराखंड के लिए जाएगा। अभी झंडे वाला में एक ऑफिस खुला है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जल्दी 2 ऑफिस खोलेंगे, हल्द्वानी और देहरादून में। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आंदोलन तो उत्तराखंड के लोग ही लड़ लेंगे, लेकिन आंदोलनों को लड़ने के लिए प्रचार प्रसार, धन की अवस्था क्या दिल्ली वाले नहीं कर सकते? पूरी दिल्ली में जितने एनसीआर में, अन्य राज्य में लोग बैठ, क्या वो नहीं कर सकते इतने बड़े आंदोलन को उत्तराखंड के लिए? मुद्दे क्या है मैं आगे भी चर्चा करूंगा। तो इसी वजह से 3 ऑफिस हमें करेंगे। बाकी चौथा ऑफिस हमारा होगा, वो कहाँ होगा, कैसे होगा, सहमति के साथ मैं अगले 6 महीने की मीटिंग में बताऊंगा। अब मुझे पता है कि उस पर शायद 100% लोग एग्री हो जाएंगे उस ऑफिस के लिए। फिलहाल हम 3 ऑफिस को फोकस करेंगे, ठीक है जी। तो ये रूपरेखा हमारे ऑफिस के कार्य की जो आपके सामने हमने रखी है। प्लीज नेक्स्ट। ये कुछ ढांचा मैंने बनाया है अपने साथियों को समझाने के लिए, पर मैं आपको भी बताता हूँ कि हमारा जो उत्तराखंड एकता मंच का जो ऑफिस है, उस ऑफिस में हमें जैसे ये ऑफिस मैनेजमेंट है, तो हमारे महेंद्र भाई पूरा ऑफिस मैनेजमेंट का काम देखेंगे, जितना भी जिम्मेदारी उनके पास है। तो ऑफिस कोऑर्डिनेशन का काम जितना भी है वो महेंद्र भाई का है। दूसरा,
इसके अलावा आपने देखा कि हम आप लोगों से और आप लोग हमसे कैसे कनेक्ट करें, तो वो कम्युनिकेशन का माध्यम हमें टाइम लगेगा डेवलप करने में। आज हमने आप लोगों को मेल के थ्रू तो इन्विटेशन दिया है, लेकिन मजबूरन कुछ लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू दे रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हम व्हाट्सएप, SMS या फिर कॉलिंग के थ्रू इन्विटेशन बंद करके डायरेक्टली मेल कम्युनिकेशन की तरह इन्विटेशन जाया करेगा। हमारे पास हम ये सोचते हैं कि सेल्फ ओरिएंटेड बंदा होना चाहिए, सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन होना चाहिए, मतलब वो खुद चीजों को देखे, समझे और करे। मैं इस चीज में होता हूँ। तो ये है। बाकी लास्ट में कहूंगा कि अगर कोई सुझाव देना चाहता है तो उत्तराखंड UEM@uttrakhand.org हमारी ईमेल आईडी है। वो लिखित रूप से पूरा उस पर डेट हमें भेजे, हमें वो समय तारीख जहाँ पे भी हमें बुलाते हैं, हम मीटिंग करने उनके साथ चले जाएंगे उनके सुझाव सुनने के लिए, या वो ऑफिस आ सकते हैं। हम तो हमने एक सुधार का हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे हेल्पलाइन ईमेल आईडी दिया है। तो ज़्यादा डिटेल्स में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं, पर इतना जरूर है कि हम पूरी ट्रांसपेरेंसी आप लोगों के सामने रख रहे हैं। 17 लोकसभा कोऑर्डिनेटर से हमारी बात हो गई है। पिछली मीटिंग में हमने ये डिसीजन एक सहमति के साथ पास किया था, जो आज भी आप लोगों के सामने हम पास करेंगे। 17 लोकसभा कोऑर्डिनेटर। अभी कुछ लोगों से मैंने बात करी थी उत्तराखंड में कि मैं सिर्फ 1-2 विधानसभा में जा सकता हूँ, 2 से ज्यादा विधानसभा में नहीं जा सकता, क्योंकि उत्तराखंड में भौगोलिक स्थिति थोड़ा कठिन है उस चीज को। रोजगार भी करेगा, घर भी देखेगा, फिर संगठन में भी काम करेगा, बहुत चीज होती है। तो हमने बोला कि हम टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक है कि हम लोगों को एक माध्यम दे देंगे जहां पे लोग जुड़ेंगे, चाहे वो किसी साइट के थ्रू हो, SMS के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो, कॉलिंग के थ्रू हो, मिस्ड कॉल के थ्रू हो, सारा डेटा। अब वो डेटा को कैसे फिल्टराइज करेंगे, वो राकेश पोखरियाल भाई जी यहाँ पे बैठे हैं, वो पूरा का पूरा डेटा क्वांटिटी में काम करेंगे। मतलब वो डेटा जब हम पे आएगा ना, वो डेटा की क्वालिटी। अब ये तो पिछली बार का 6000 का डेटा हम पे पड़ा हुआ है। अब 6000 डेटा में अभी उसको प्यूरिफाई करने में कई लोगों पे कॉल कर रहे जी मैं तो अच्छा, अच्छी बात क्या है कि 200 पे कॉल करने में 20 लोग कहते हैं कि हम उत्तराखंड शिफ्ट हो गए। ये मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ उस टाइम। चलो कम से कम ये कार्यकर्ता उत्तराखंड में तो मिलेंगे पक्का, ठीक है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि 17 लोकसभा में 17 कोऑर्डिनेटर हैं। इनके नाम महेंद्र भाई आप पढ़ के बता दो प्लीज, और ये आप लोग की सहमति से पास कर लीजिए ताकि हम देखेंगे जी। दिल्ली में है चांदनी चौक से श्री ओम प्रकाश बदुला जी, और ईस्ट दिल्ली में है विनोद कुमार नोटी। इनमें से कुछ कोऑर्डिनेटर ऐसे हैं जो अपने खुद का ये मूवमेंट चलाते हैं कि हम उत्तराखंडियों को कैसे, उनके कुछ बच्चों के ऊपर मूवमेंट चलाते हैं कि हमारे उत्तराखंडी बच्चे कैसे आगे बढ़े। कुछ लोग अंकिता भंडारी के लिए 7 दिन का वहाँ पे अनशन करते हैं देर रिस्केस में, उस टाइप के लोग हैं सारे के सारे। ये क्रांतिकारी लोग हैं जितने भी। अभी हम जब उत्तराखंड की यात्रा में मीटिंग करने जाएंगे तब आप सोशल मीडिया के थ्रू ये जानकारी आप लोगों को समय समय पे मिलती रहेगी, कौन कहाँ कब, ठीक है जी। तो ये 17 में से 14 लोकसभा में हमें मिल गए हैं जो कोऑर्डिनेटर को हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या अगर सब लोग इस पर सहमत हैं इन नामों में, तो क्या इसको ध्वनि मत के थ्रू पास किया जाए ताकि हमारे। थैंक यू सो मच। अगली स्लाइड। अब आते हैं कि इतना बड़ा ढांचा तो हम तैयार करें, पर हमारे मुद्दे क्या हैं। ये मुद्दे वही है जो रामलीला मैदान में अपने एक बहुत बड़ा मंच लगा था, जो सबसे बड़ा मंच था उस रामलीला मैदान का। उसमें 7 मुद्दों में से ये 5 मुद्दे, उसमें से एक मुद्दा हमने अभी सारी सहमति के थ्रू कोर कमेटी में ये रखा है कि अंकिता भंडारी के लिए जो न्याय सुरक्षा कमेटी वो काम कर रही है, वो भी एक मुद्दा रहेगा हमारा जी, ठीक है जी। तो अगर मैं इसमें बात करूं, अभी मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये पूरा का पूरा आंदोलन उत्तराखंड की तरफ जाएगा। हम ये ना सोचें कि संख्या में हमें कम है, और हम ये सोचें कि हमारी विचारधारा से हम मजबूत हैं, बस इस बात का। 70 से 700, 700 से 70,000, 70,000 से 7 लोग कब हो जाएंगे, आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मूवमेंट करंट आंदोलन तो हमारे पूर्वजों ने हमारे रग और रग में दे रखा है। आंदोलन के लोग ऐसे उत्तराखंडी जाने जाते हैं। तो इसमें ये
चारों मुद्दा हैं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। गैरसैंण हमारी राजधानी में नीचे जल निगल जमीन का हमारा जो लूट चल रहा है उसको रोकने के लिए एक प्रावधान होना चाहिए। आगे हमारा वो कानून भी है। फिर ये मुद्दों को हम सारी जगह प्रचार और प्रसारित करेंगे ताकि सब लोग जाने कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। कुछ लोग बोलते हैं अगर तुम उत्तराखंड में जाके उत्तराखंड के लिए काम करोगे, यहाँ बैठे बैठे दिल्ली में क्या करोगे? तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि जैसे महाराष्ट्र के किसान या मध्य प्रदेश के किसान वो धरना देने कहाँ आते हैं? जंतर मंतर ही आते हैं। केंद्र सरकार तक अगर अपनी बात पहुंचानी है तो जंतर मंतर में ही बैठ के पहुंचानी पड़ेगी। आप जगह जगह जाइए, नहीं होगा। और एक और बात इस पे ऐड कर देता हूं मैं, जंतर मंतर में 10-15 लोग जाके अपना प्रदर्शन करके आ जाते हैं और वहां पर अपना फोटो डाल देते हैं, ये हमारे लिए शर्मनाक बात होती है। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली में हमारे पास काम क्या है? दिल्ली में अभी हमने 3 लाख पैम्पलेट छपाएंगे, उसके बाद हम जगह जगह मीटिंगें करके वो पैम्पलेट को उनको देंगे। उसकी थोड़ी सी कॉपी हम आपके लिए लेके आए हैं, आप 150 वहां से कलेक्ट करके डोर टू डोर कैंपेनिंग अपने यहाँ कर लेना। डोर टू डोर कैंपेनिंग के अंदर एकजुट एकमुट क्या बात कहता है ये हर उत्तराखंडी तक को पता होना चाहिए। तो वो हम बात बता रहे, डोर टू डोर कैंपेनिंग होगा। बाकी सामाजिक सुरक्षा न्याय कमेटी के लिए हम ये बात करेंगे, इस पे करेंगे। ठीक है जी। तो ये 2 ही मुद्दे हैं जो दिल्ली के लिए हम काम करेंगे। जो सेकंड पॉइंट है उसके लिए हम जल्द ही एक हेल्पलाइन लॉन्च करेंगे। जब भी किसी के साथ कुछ होता है तो उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उसके बाद हम पूरा SMS व्हाट्सएप के थ्रू सारे दिल्ली के उत्तराखंड को एकत्रित वो उस जगह कर देंगे जहां पे भी वो घटना हो। ठीक है जी। तो दिल्ली के मुद्दे इतने ही है। आंदोलन मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आगे बोल रहा हूँ, ये सारा आंदोलन उत्तराखंड के लिए डिजाइन हो रहा है। ये सारा संगठन का जो रूपरेखा बन रही है सारा उत्तराखंड के लिए बन रहा है। इस पे मैं बात करता हूं कि जब मैं 17 लोकसभा बोल रहा हूं तो 4 NCR की, 1 चंडीगढ़, 5 दिल्ली, 5 उत्तराखंड की, 7 दिल्ली की, ये सारी लोकसभा के जितने भी विधानसभा में कोऑर्डिनेटर होंगे या लोकसभा में कोऑर्डिनेटर होंगे वो सारे जिम्मेदार होंगे। तो मैं उनकी बात करता हूँ संगठन में। तो दिल्ली में हमारे पास जो भी काम होगा हम उसके लिए करेंगे। यही नहीं है, इसके अलावा और भी काम है। हम कोशिश करेंगे कि अपना जो घोषणा पत्र होता है वो भी हम समय समय पर रिलीज करेंगे इलेक्शन के टाइम पे। अगला प्लीज। अगली मीटिंग हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कई लोग हमें बोल रहे हैं कि भैया अब दिल्ली में ही सीमित रह जाओगे तो उत्तराखंड कब आओगे आंदोलन करने। तो हमने बोला कि इस नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के बाद और वहां पे कुछ साथियों को जिम्मेदारी देंगे जो हल्द्वानी और जिन कोऑर्डिनेटर हल्द्वानी और ये देहरादून आता है वो साथी वहां पे मीटिंग और प्रेस क्लब दोनों ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ओपन मीटिंग वहां रखी जाएगी। उसके बाद हम वहां पे एक अच्छी सी मीटिंग करने के बाद धीरे धीरे इस संगठन का विस्तार उत्तराखंड की तरफ लेके जाएंगे। तो ये 2 है। बाकी दिल्ली में जल्द ही हम एक संस्था की जितनी भी संस्थाएं हैं NCR दिल्ली चंडीगढ़ में वो सबकी एक मीटिंग करने वाले जल्दी। वो निशांत रोहताड़ जी बताएंगे क्योंकि संस्थागत की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है पूरी। तो वो मीटिंग का पूरा दिशा वही तय करेंगे। अगला प्लीज। लोग समर्थन करते हैं, गली गली में सब बोलते हैं कि हाँ मीटिंग करा देंगे, वहां मीटिंग करा देंगे। हम आंदोलन तो कल भी खड़ा कर देंगे जंतर मंतर में, पर फिर क्या होगा? तो पहले वैचारिक रूप से हम लोग सशक्त हो जाते हैं, फिर आंदोलन हम 2 दिन में भी खड़े कर सकते हैं, 2 घंटे में भी खड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला निशांत भाई की ने ये जिम्मेदारी उठाई है क्योंकि वो न्याय सुरक्षा कमेटी में लता जी के साथ एक कोऑर्डिनेटर हैं और लता जी न्याय सुरक्षा कमेटी की कोऑर्डिनेटर हूँ। आपने देखा होगा हमने बड़ी कोशिश करी कई लोगों से मिलने के लिए। हम कई अलग अलग पार्टियों के थ्रू, क्योंकि ये लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी? लड़ाई लड़ने के लिए तो ये तो नहीं है कि कल हम जंतर मंतर पढ़ दें, रामला मैदान पढ़ दें। लड़ाई लड़ने के लिए संसद के अंदर भी आवाज गूंजनी चाहिए। लड़ाई लड़ने के लिए अदालतों के अंदर भी आवाज उठाने वाला कोई होना चाहिए। लड़ाई लड़ने के लिए रोडों पे भी होना चाहिए। तो रोडों के लिए तो हम कब के तैयार हो चुके हैं और कर भी सकते हैं। क्या हमारी बात संसद तक पहुंचाने के लिए कोई है?
इसी वजह से हमने करा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं कि अगर हमें कल कोई मूवमेंट खड़ा करना पड़े तो 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 100 से 150 सांसदों को ज्ञापन दिया जाए, और वो ज्ञापन इसमें देंगे कि आप इस बात को संसद के अंदर उठाओ। इसके लिए हमने बोल रहा है। तो हम अगर उसमें से 1 या 2 सांसद भी संसद के अंदर बोल देते हैं कि भैया उत्तराखंड समाज के लोग हमसे आए थे कि ये बात रखे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसका मतलब शर्म आएगी उन लोगों को जो ये बात नहीं रखते उत्तराखंडी होते हुए भी। ठीक है जी। तो मैं ये कहूंगा कि पिछली बार हमने 4 सांसदों से मिले हैं। अच्छी बात क्या है, मैं सिर्फ ये लेटर हम सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी न्याय सुरक्षा कमेटी है जो डीपली काम कर रही है। मैं बता देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड। एडवोकेट पी संतोष कुमार, ये केरल के सांसद हैं जिनसे हम मिलके आया, फिर ज्ञापन भी दिया हमने बाद में। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया इस लेटर पे, और हमारे जो गृह मंत्री उनको क्लियरली डायरेक्टली लेटर लिखा है अपने लेटर पैड से, और कहा आश्वासन ये लेटर पर उनको चलेगा। उन्होंने डायरेक्टली हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को लेटर लिखा कि इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग उत्तराखंड एकता मंच एकजुट संगठन कर रहा है, वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए उन्होंने क्लियरली लिखा कि उत्तराखंड एकता मंच के लोग, सोसाइटी के लोग हमारे पास आए थे और इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, ताकि आप भी ये सीबीआई इंक्वायरी जल्दी से जल्दी गठित कर दीजिए अंकिता भंडारी की। सारा इस लेटर में लिखा हुआ है। ये लेटर हम सार्वजनिक क्यों नहीं करते, उसका रीजन ये है कि अगर हम ये सार्वजनिक कर देंगे तो जो हमारे लिए जो भी सांसद हमारे लिए काम कर रहे हैं वो बोलेंगे तो फिर तो तुम स्टंटबाजी कर रहे हो पूरा का पूरा। हम वही दिखा सकते हैं कि ज्ञापन देने गए थे, लेकिन जो लेटर कोऑर्डिनेशन है, जो हमारी कॉन्फिडेंशियल है, वो डायरेक्टली वो टीम करके देगी। जब इसका निष्कर्ष निकल जाएगा, सीबीआई जांच हो जाएगी, तब हम सारे पेपर सार्वजनिक कर देंगे और उनका धन्यवाद भी दे देंगे जिन्होंने इस काम को अमल किया। तो अभी 20 ये एडवोकेट हैं, इन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हमें कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो ये लेटर है। इसके अलावा इसके ऊपर एक और कार्रवाई लेटर आया है, वो अभी हमने लिया नहीं है उनसे। वो कह रहे थे इसके ऊपर जवाब भी आया है, वो जवाब हमें भेज देंगे। ठीक है। तो हम लोग, फिर मैं बात दोहराता हूं कि संसद के अंदर, अदालत के अंदर या रोडों पे, तीनों जगह हमें ये लड़ाई लड़नी होगी, तभी हम सक्सेस होंगे। नहीं तो हम फिर वही कठिन रास्ते से जाके, जो हमारी बिटिया है किरण नेगी, उसको न्याय दिलाने की अभी जो हम बात करते हैं, वो बहुत कठिन रास्ता। लेकिन हम ये लड़ाई इस वजह से लड़ रहे हैं कि कल किसी और किरण नेगी या अंकिता भंडारी के साथ ऐसा ना हो। हमारी लड़ाई इस बात की है। ठीक है जी। तो ये मैंने आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी के सारा विजिबल आपको सामने कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप लोग, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि भाई इतना बड़ा आंदोलन हम खड़ा तो कर देंगे, लेकिन स्ट्रक्चर वे में कैसे चलेंगे। तो आप जुड़े रहिए, सबसे पहला काम ये, जुड़े रहिए। आपको ये साल की जो 4 मीटिंग होंगी, 2 वर्किंग 2 नेशनल स्टीयरिंग, सिर्फ यही होंगी, इसी में देंगे। इसके अलावा अगर कोई एडहॉक मीटिंग होगी तो किसी मुद्दे पे हो सकती है, किसी के साथ अत्याचार हुआ उसके लिए हो सकती है, पर ये जो ढांचा हम बना रहे हैं, ये इस मारे बना रहे कि सारे इस ढांचे में आए। अभी तक मैंने आपको कहा कि इसका अध्यक्ष कौन है, इसको चलाता कौन है, कहीं नहीं दिखेगा आपको। फिर कह रहा हूं, उत्तराखंड एकता मंच बिना पद, बिना अध्यक्ष का है। अगर हमें किसी को फॉलो या किसी को अपना सर्वोच्च मानना है तो वो उत्तराखंड एकता मंच एकजुट एकमुट या उत्तराखंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान बनाया है हमने, उसको फॉलो करिए, उसके ऊपर जाइए, व्यक्ति विशेष ना बनिए। ठीक है जी। मैंने, आई होप इसमें बहुत सी त्रुटियां होंगी। मैं कोई नेता भी नहीं हूं कि जगह जगह मंच पे जाके बोल के भाषण करूं। हम लर्नर हैं, हम सीखते चले जाएंगे। ठीक है जी। पर आज एक निशांत, आज एक महेंद्र, आज एक योगेश्वर बिस्ट, आज एक अनूप, आज आप लोग, मैं आपको देता हूं आश्वासन, इस बार का स्थापना दिवस 40,000 उत्तराखंडियों के साथ जंतर मंतर पे बनेगा। इस बार स्थापना दिवस जंतर मंतर में बनेगा। इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिए। डेट हम बता देंगे, पूरा ढांचा क्या होगा मीटिंग करके आपको बता देंगे। आप जगह जगह पहुंचिए, हो सकता है वहां से कुछ आगाज हो। क्या पता फिर से रामला मैदान भरा जाए, क्या पता उत्तराखंड में, हल्द्वानी में, देहरादून में कोई मैदान भरा जाए। मैं फिर से आज कहता हूं कि उत्तराखंड की तरफ ही जाएगा ये आंदोलन, दिल्ली में नहीं रहेगा ये आंदोलन सिमट के।
ये उत्तराखंड के लिए बना है, उत्तराखंड के लिए ही जाएगा। ये हम सारी जगह सार्वजनिक करने वाले हैं। किसान, सिक्किम, मणिपुर के लोगों को अपनी बातें मनवानी हो सरकारों से, तो कहते हैं कि दिल्ली। तो जब चीजें दिल्ली से तय हो रही है तो हम लोग दिल्ली में संगठन मजबूत क्यों ना बनाए? अगर, क्योंकि आपके जितने भी सांसद, राज्यसभा लोकसभा सांसद दिल्ली में बैठते हैं, मान लो अगर कोई मुद्दा घटना घटती है उत्तराखंड में, तो हम क्यों नहीं दिल्ली में जो बैठे जो लोग हैं वो सांसद का जिसके क्षेत्र में है उसका जीना आराम कर देते हैं? क्यों नहीं जब भी वो सड़कों में, दिल्ली की सड़कों में कहीं जुड़े या अपने घर जाएं, उसको सवाल पूछें कि भाई ये मुद्दा पूरा क्यों नहीं हुआ? तो मुद्दे तो उत्तराखंड के होंगे, लेकिन जो उत्तराखंड, जो दिल्ली के जो लोग हैं कार्यकर्ता, उनसे दो उम्मीद हम करते हैं। एक तो उत्तराखंड आंदोलन चलाने के लिए, उत्तराखंड आंदोलन ही है जो नई शुरुआत हो रही है, उसे चलाने के लिए धन की व्यवस्था वो करें। दूसरा, अपना जो समय है वो दिल्ली में संगठन मजबूत करें, साथ में उत्तराखंड में मजबूत करें, और जो मांगे उत्तराखंड की है उनको हम दिल्ली में जो बैठे राजनेता हैं, चाहे लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद है या नेशनल मीडिया है, उस तक वो बात पहुंचाए। और आपको याद होगा हिंदुस्तान का जब आजाद हुआ था, सबसे पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी 57 के बाद, सबसे पहले कोई पार्टी बनी थी तो गदर पार्टी थी, जिसकी स्थापना कनाडा में हुई थी, भारत में नहीं हुई थी। आजाद हिंद फौज सिंगापुर में बनी थी, भारत में नहीं बनी थी। जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, अधिकतर वो लोग थे जो विलायत से पढ़ के आए थे। तो भारत का तो इतिहास है, भारत को आजादी उन लोगों ने दिलाई जो बाहर से पढ़ के आए थे या स्थापना उन्होंने बाहर करी। तो समझो कि जो कनाडा की गदर पार्टी या आजाद हिंद फौज सिंगापुर में बैठ के हिंदुस्तान को आजाद कर सकते हैं, तो क्या दिल्ली में रहकर उत्तराखंड को नहीं भला कर सकते? और उत्तराखंड तुम्हारी माँ है ना, उसका बेटा चाहे दिल्ली में रहे, चाहे अमेरिका में, चाहे दुबई में रहे, उसकी परवाह तो कर सकता है। उससे हक ये राज्य पार्टी नहीं छीन सकती है कि भाई उस माँ का बेटा दिल्ली पहुंच गया तो वो अपनी माँ की बात नहीं करेगी। माँ की बात तो कोई भी कहीं भी कैसे कर सकती है। और आप सब लोगों को साथ दीजिएगा, जितने भी साथी हैं आज यहाँ मौजूद हैं। जैसे मैंने बैठक शुरू होने से पहले भी ये कहा था कि जब आपके पास कोई काम अच्छा नेक कार्य आप करते हैं शुरू, तो ईश्वर आपको कठिनाइयों में डालता है, परेशानी में डालता है, लेकिन वो जो कठिनाइयाँ हैं वो आपको और मजबूत बनाती है। जैसे जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तो जब वो जन्म देती है तो एक पीड़ा से गुजरती है, या फिर उससे पहले वो जिस हालात से गुजरती है, वो उस बेटे को, बच्चे को मजबूत बनाता है। अगर वो पीड़ा ना हो, बच्चा जन्म देने के वक्त अगर वो पीड़ा ना हो, तो बच्चा कमजोर पैदा होगा। तो आपने देखा होगा जो 9 महीने से पहले बच्चे पैदा होते हैं, 6 महीने 7 महीने ऑपरेशन से होते हैं, वो कमजोर पैदा होते हैं। और जब 9 महीने बाद पीड़ा सहते हुए माँ और बेटे निकलते हैं, वो मजबूत बच्चे पैदा होते हैं। तो उसी तरीके से हमको भी समय तो देना पड़ेगा। और आज जैसे कठिनाई आई हमारे पास, ईश्वर ने हमें कठिनाई दी। क्या कठिनाई दी कि धारा 144 लग गई। इस हॉल में हम बैठे हैं, इसकी परमिशन थी, वो कैंसिल हो गई थी हमारी। फिर हमने डीसीपी ऑफिस में बात करी, हमने कहा कि इस कमरे धारा 144 इलाके में लगी है, लेकिन हमने तो इस हॉल की ऑलरेडी परमिशन ले रखी है। हमने उनको लेटर भेजा, फिर हमने इनको ये बोला कि हमारा सामाजिक संगठन इस मुद्दे पे हो रही है, तब उन्होंने अलाव करा हमें और मीटिंग हो पाई। तो इस कठिनाइयों में भी जो लोग आ पाए, तो इसका अलावा वो बहुत मजबूत साथी है। हमारे दिल्ली साथी मिले कि जब हम आ रहे थे तो पुलिस हमें रोक रही थी बार बार, लेकिन तकलीफ वो आए। वो लोग जो इस डर से नहीं आए कि धारा 144 लगी हुई है, तो वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कमजोर लोग चाहिए ही नहीं। हमारे 100 लोग हों, लेकिन वो ऐसे तो शेर की तरह, हमें भीड़ इकट्ठी करनी नहीं। हम चाहते तो फेसबुक में सब जगह जाके यहाँ पे आह्वान कर सकते, लोगों सब लोग पहुंचो, मेरे सब लोग चाहिए ही नहीं। हमें वही लोग चाहिए जो उत्तराखंड समाज के लिए मजबूती से डटे रहे। सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है, लेकिन ये फायदा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं रहते, क्योंकि वो बहुत एज में बनते थे, कितने साल में 6 महीने 1 साल 1.5 साल रिटायर होते रहते। तो कह रहे हैं कि अगर दोबारा से अपडेशन डालते हो तो तब डालना जब वो रिटायर हो चुका हो, क्योंकि जब तक वो रहेगा तो, क्योंकि वो सब लोग उसी के ग्रुप के होते हैं, तो पॉसिबल बहुत कम होता है, मतलब नामुमकिन ही है कि कोई उसका रिव्यू कर ले, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब हमें जो भी करना है कम से कम 1 साल बाद ही, जब तक वो रिटायर ना हो सुप्रीम कोर्ट जज, तब तक हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी अभी जो एक्सपर्ट की जो प्रॉपर राय है हमारी लिखित में, जो हमारी कमेटी सुप्रीम कोर्ट में जो राय है वो देंगे, फिर हम आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें जो लगता है कि अगर हम गीता भंडारी वाला जो मुद्दा है बहुत गंभीर तरीके से उठाएं, सीधे तो उससे जो अगर
जो हमसे वादा किया गया कई सांसदों ने कि मानसून सत्र में सीबीआई इंक्वायरी के लिए वो मांग उठाएंगे। तो अगर वो मानसून सत्र में सीबीआई इंक्वायरी का मांग उठती है और सीबीआई जांच करने शुरू हो जाती है तो हमें एक अच्छा अनुभव मिलेगा, एक मनोबल समाज का जो टूटा वो मिलेगा और उससे हम किरण नेगी वाले केस को मजबूती मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक है। तो इसलिए अभी हम किरण अंकिता भंडारी वाले केस में पूरी ताकत लगाएंगे और जब वो कार्यकाल खत्म हो जाएगा जज का तब देखते हैं कि चीज़ों को कैसे करना है। लेकिन दोनों ही केसों को हम जब तक नहीं पहुँचेंगे संघर्ष करते रहेंगे।